हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सेशन आपके लिए चल रहा है, पूरी सीरीज चल रही है अलॉन्ग विद द प्लेलिस्ट। और इस सेशन के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, यानी कि यहाँ पर अब फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आई होप कि आपने सारा वीडियो एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में देखा होगा। और आज का ये टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्वेश्चन इससे बहुत खास नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है और बिल्कुल इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी जरूर है इससे पूछे जाने की। और पास्ट में गेट ईएससी टाइप के पेपर्स में पूछा गया इससे क्वेश्चन, तो बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं आता है इससे सवाल, लेकिन आ सकता है। तो इसलिए हमको इस टॉपिक को गुड वे में पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आज मस्त तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, कल की क्लास से नया चैप्टर शुरू होगा हम लोगों का, ठीक है भाई। तो टॉपिक का नाम है आइंस्टीन्स इक्वेशन, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट और उसके यूज सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन। सेमीकंडक्टर के केस में आइंस्टीन्स इक्वेशन क्या बताता है, किस चीज का रिलेशन शो करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट जो है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके बारे में पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। आज की क्लास में देखेंगे कि सबसे पहले तो बात करेंगे, देखिए किसी भी सेमीकंडक्टर के भीतर करंट की जब हम लोग बात करते हैं तो करंट का एक्सप्रेशन जो होता है वो हम लोग किस फॉर्म में बताते हैं, हम लोग दो एस्पेक्ट के फॉर्म में बताते हैं। हम लोग सबसे पहले करंट डेंसिटी फाइंड करते हैं। करंट डेंसिटी भी दो पार्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट की वजह से भी कुछ करंट होगा और डिफ्यूजन की वजह से भी करंट होगा, ठीक है। तो दोनों ही के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों ही चीजें अलग अलग चीजों के ऊपर बेस करती हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम टोटल करंट या टोटल करंट डेंसिटी का एस्पेक्ट जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन का रिलेशन यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है इट शोज द रिलेशन बिटवीन, लिखते हैं पहले, इट शोज द रिलेशन between diffusion coefficient, relation between the diffusion coefficient D and mobility mu for any semiconductor, फॉर एनी सेमीकंडक्टर। अच्छा, ठीक है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी जो है और मोबिलिटी जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं, इन दोनों पॉइंट पे आने से पहले चलो मोबिलिटी तो डिटेल में पढ़े भी हुए हैं, अब ये डी कहां से आया उसको समझेंगे, ठीक। सेमीकंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो दो मैकेनिज्म से होगा, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, ठीक है। चलो पहले इन दोनों मैकेनिज्म को समझते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स चार्ज ट्रांसफर happens due to two systems। कौन कौन से दो सिस्टम है भाई, एक है ड्रिफ्ट और दूसरा है डिफ्यूजन। चलो ड्रिफ्ट के बारे में तो पढ़े हुए हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, वीडी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में वीडी का एक्सप्रेशन बनाए भी हुए हैं हम लोग। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, जब भी मैं किसी सेमीकंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूं तो उसके बेसिस पे क्या होता है, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया तो जो फ्री चार्ज कैरियर हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो गए, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उस फोर्स के बहाव में होते हुए वो ड्रिफ्ट करते चले जाएंगे और उससे मुझको आउटपुट मिलेगा, उससे मुझको करंट जो मिलेगी दैट विल बी नोन एज अ ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझ में आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, और इसी मोशन की वजह से होने वाला करंट कहलाता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक। डिफ्यूजन का क्या सीन है, एक एक करके पढ़ें। चलो पहले ड्रिफ्ट ही डिटेल में बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ड्रिफ्ट करंट।
ड्रिफ्ट करंट क्या हो गया? सो करंट ड्यू टू the drifting due to the drifting of charges by VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी under the influence of external field या electric field is known as drift current. इजी था समझना है इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पहले भी पढ़े हुए हैं हम लोग, तो इसलिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो है नहीं ना, सिंपल है, समझ जाओगे आप इसको. दैट इज ड्रिफ्ट करंट. हमको पता है VD इज टू म्यू ई से एक्सप्रेशन हम लोग शो करते हैं. एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हम लोग शो करते हैं? VD इज टू म्यू इंटू ई. अच्छा, मान लो ड्रिफ्ट करंट की डेंसिटी पूछेगा तो, अच्छा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी दोनों के लिए बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के लिए. सो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी. अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी कैसे शो करते हैं? करंट पर यूनिट एरिया. फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया. किसी भी चीज की डेंसिटी या घनत्व जब शो करते हैं तो दैट क्वांटिटी पर यूनिट एरिया के फॉर्म में शो करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही जब करंट डेंसिटी शो करेंगे तो अब यहाँ तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों का सीन है, मतलब एन टाइप और पी टाइप दोनों की कंडीशन है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर करंट डेंसिटी बताना हो, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग बताते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी. इनका कुछ एक्सप्रेशन मैंने आप लोग को बताया हुआ था बीच में. एंड दिस इज होल करंट डेंसिटी. तो मोबिलिटी वगैरह के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करना मैंने आपको बताया था, यहां से याद करिए. तो अगर करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये मुझको बताना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? Q into N into mu of electron into E. इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह कॉमन है, तो एज इट इज लिखूंगा. ठीक है, एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यू ई ना लिख के मोबिलिटी ऑफ एन कर लीजिए. ठीक है, ये क्या चीज को शो कर रहा है? ये डेंसिटी शो कर रहा है इसका, है ना, रो को शो कर रहा है, बट अब इसको Q इंटू एन के फॉर्म में आप लिख लीजिए. ठीक, तो एन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद चार्ज, ये हो गया, मल्टीप्लाइड विद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सब लिखे हुए हैं हम लोग कॉपी में ऑलरेडी. अच्छा, सेम चीज अगर होल्स के लिए पूछेगा तो होल की करंट डेंसिटी कितनी है? तो मैं लिखूंगा Q इंटू एन की जगह हो जाएगा P म्यू ऑफ P इंटू E. म्यू ऑफ P मतलब मोबिलिटी ऑफ होल्स. ठीक है, P मतलब होल कंसंट्रेशन, Q मतलब चार्ज एक का. ठीक है, और E मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे. ठीक है, तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कितनी आएगी? सो नाउ टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा J ऑफ ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, Q कॉमन निकाल लो, E भी कॉमन निकाल लो. अब अंदर आपके पास बचेगा N इंटू म्यू एन प्लस P इंटू म्यू ऑफ P. ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास किसका? टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट की डेंसिटी. हम लोग क्या पता लगा रहे हैं अभी? हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन पे पहुंचना चाह रहे हैं. देख रहे हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन किसका रिलेशन बताता है. तो इतना समझ में आया कि आइंस्टीन रिलेशन ये बताता है कि ओवरऑल किसी भी सेमीकंडक्टर के भीतर जो करंट का एस्पेक्ट होगा वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मोबिलिटी क्या निकल के आता है. लेकिन उसको जानने से पहले इतनी ये बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट होता क्या है. ठीक है, इसीलिए किए. तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमको मिल गया. अच्छा ठीक है भाई, J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन I अपॉन A के इक्विवेलेंट होना चाहिए. ठीक, डन. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. जब भी ड्रिफ्ट की बात करोगे ना,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू वाला बता रहा हूं। इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि दिख रहा है एक्सप्रेशन में भी। तो मतलब ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होगा। हाँ जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट जो है देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट करंट हमको मिलेगा ये ई से अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका उल्टा होगा सर होल में। हाँ जी, होल ड्रिफ्ट करंट is in the direction of field, is in the direction of field। field मतलब E की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलो ठीक है, डिफ्यूजन करंट की जरा बात कर लेते हैं, है ना। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। देखिए, अब जब डिफ्यूजन की बात होगी ना, तो ये कंसंट्रेशन और डोपिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने लग जाएगा। यहां पर बहुत कुछ जो है वो कैरियर कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपके सेमीकंडक्टर के भीतर कैरियर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सेमीकंडक्टर के भीतर कैरियर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, इन दैट केस चार्जेस जो है रैंडमली हायर कंसंट्रेशन वाले सेगमेंट से लोअर कंसंट्रेशन वाले सेगमेंट की तरफ मूव करना शुरू करेगी। ये बात ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो जो कैरियर्स होंगे वो नेचुरली मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नॉर्मली हर जगह फिजिक्स के हिसाब से यही होता है। ठीक है, एक बोतल में ज्यादा पानी भरा हुआ है, दूसरे बोतल में कम पानी भरा हुआ है, और दोनों एक पाइप से एक लेवल पे जुड़े हुए हैं, तो इन दैट केस ज्यादा पानी वाले बोतल से कम पानी वाले बोतल की तरफ पानी जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यही करंट जो रैंडम मोशन की वजह से आ रही है, इसी को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। इतना सिंपल है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर व्हेन चार्ज कंसंट्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, या नॉन यूनिफॉर्म भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चार्ज कंसंट्रेशन या कैरियर कंसंट्रेशन लिख लो, ज्यादा सही वर्ड है ये। इफ द या व्हेन द कैरियर कंसंट्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, देन द चार्ज टेंड्स to flow from high concentration area, ठीक है, from higher concentration to lower concentration to the lower concentration रीजन। ठीक है, दिस रैंडम मोशन causes current known as डिफ्यूजन करंट। अच्छा, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अच्छा है, तो बस इतना ही था, समझ जाएंगे इसको। तो डिफ्यूजन करंट में क्या मायने रखेगा, कंसंट्रेशन मायने रखेगा। यहां बाहर से आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उसकी बात ही नहीं है ना, उसकी बात ही नहीं है। पिछले वाले में वही था मेन चीज, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी इक्वेशन की। जब डिफ्यूजन करंट की बात करेगा तो कंसंट्रेशन विल बी द मेन कंसर्न। यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं बनेगी। तो इसको समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इसको समझने के लिए फिक्स लॉ देखना पड़ेगा हमको। किसका लॉ, तो देखते हैं बाय
FICKS बाय फिक्स लॉ, हमारे पास इसका एक एक्सप्रेशन है, मैं डायरेक्टली आपको सीधे इसका एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं। फॉर इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो J ऑफ डिफ्यूजन फॉर n, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मुझको देखना है, तो इट इज गिवन एज Q इंटू डी एन, Q इंटू डी एन मल्टीप्लाइड विथ डी एन बाई डी एक्स। चेंज इन concentration of n type material या change in concentration of electrons with respect to dx, dx मतलब change in length of the semiconductor, उसकी लंबाई में या उसकी लेंथ में कितने का आप चेंज कर रहे हो उस, और किस हिसाब से, चेंज इन कंसंट्रेशन के हिसाब से, ये फैक्टर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही होल्स के लिए अगर लिखना हो तो फॉर होल्स वी विल राइट J diffusion of holes given as Q into D of P multiplied with dP by dx। ठीक है, कौन कौन सी चीज क्या क्या है सबका मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो dn और dp मैंने लिखा है ना, आपको लिखते हैं हियर dn एंड dp आर, यही दोनों हमारे कांस्टेंट्स है। अल्टीमेटली आइंस्टीन इक्वेशन इसी के बारे में बताएगा हमको, ठीक है, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करना बताएगा, ठीक। आर डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स की, सोचिए। अल्टीमेटली इन्हीं की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं आइंस्टाइन इक्वेशन के अंदर से। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और सर ये dp बाई डी एक्स और dn बाई डी एक्स ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या चेंज इन लेंथ, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, dp बाई डी एक्स और dn बाई डी एक्स आर ऑल्सो नोन एज concentration gradients of semiconductor, concentration gradients of semiconductor, ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इनको, किसका, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यूनिट किस में होगी सर, देखिए कंसंट्रेशन है और पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में होगा, ठीक है, इस फॉर्म में इसकी यूनिट होगी। तो अब अगर मान लो पी टाइप हो गया ना, क्यू इंटू ये लिख लिए और ये, ठीक है, ठीक ठीक है, एन टाइप लिख लिया। पी टाइप में क्या होता है ना, डायरेक्शन डिफ्यूजन के केस में अपोजिट रहता है, इसलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां माइनस साइन जरूर लगा दीजिएगा। पी टाइप के केस में ना माइनस ऑफ क्यू, मैं आगे चल के लिखवा दूंगा आपको कि इसके केस में कैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक। तो अगर मैं अब टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखूं, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी अगर मैं निकालूं तो दोनों का सम करूंगा, इट विल बी क्यू ऑफ डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स माइनस क्यू ऑफ डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। ये मेरे पास बचेगा फाइनल एक्सप्रेशन डिफ्यूजन चार्ज डेंसिटी का या डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का, ठीक है। इसको भी नोट कर लेते हैं, ये भी काम आएगा क्योंकि आगे चल के सबको प्लस करके फिर आइंस्टीन इक्वेशन पे पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। डिफ्यूजन करंट किस पे डिपेंड करता है, हमको क्या समझ में आया इस एक्सप्रेशन से, तो इसका समरी ये है, इसको समराइज करें तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स अपॉन कैरियर कंसंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन कैरियर कंसंट्रेशन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई ये तो। अच्छा, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है क्या, नो डिपेंडेंसी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसा डायरेक्ट डिपेंडेंसी तो नहीं दिखेगा,
ठीक है, सब रिलेशन हो सकता है बेसिक, बट ऐसा डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्लियरली लिख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n। ठीक है, होल डिफ्यूज इसका भी सेम है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p। ठीक, ये कुछ थ्योरीज है जो बड़े काम की थ्योरीज है इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो मुझको पूछता है कि एक सेमीकंडक्टर में, अब जरा ये बताना कि टोटल करंट डेंसिटी कितनी है। अब सब कुछ मिला के ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, सो नाउ टोटल करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर, तो मैं लिखूंगा J टोटल, दैट इज J ऑफ ड्रिफ्ट प्लस करंट डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन। पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, पुट कर दीजिए। देयरफॉर वी विल राइट J टोटल इक्वल टू, ड्रिफ्ट करंट के लिए हम लोगों के पास एक्सप्रेशन था Q इंटू E N इंटू म्यू एन प्लस P इंटू म्यू ऑफ P। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है डिफ्यूजन के केस में, हमारे पास एक्सप्रेशन है Q इंटू डी एन बाई डी एक्स माइनस Q इंटू डी पी बाई डी एक्स। ये आ गया टोटल एक्सप्रेशन, सारा कुछ मिला करके। ठीक है, अब आइंस्टीन्स रिलेशन किस बारे में बात करता है? आइंस्टीन का रिलेशन ये बोलता है कि ये जो dn और dp जो है ये म्यू से कैसे रिलेटेड है, उसी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब पहुंचते हैं मेन आइंस्टीन्स इक्वेशन पे। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स रिलेशन, वी कैन से दैट, अब ये जो कांस्टेंट्स है ना हमारे, ये जो कोफिशिएंट्स है डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है हमारा कैरियर का, वो मोबिलिटी से कैसे रिलेटेड है? सो वी कैन से डी बाई म्यू है ना, यहां पे एक्सप्रेशन बनाएंगे तो डी बाई म्यू इज इक्वल टू के टी बाई क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, मतलब यही वो फॉर्मूला है जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी इतनी देर से। काम की चीज ये है। अच्छा, यहां तक पहुंचने के लिए, इसको समझने के लिए कि क्या होता है, कैसे आता है, हम लोगों ने पिछला पूरा एक्सप्रेशन देखा। ठीक है भाई, तो लिख लें कौन सी चीज का क्या मीनिंग है। देखो डी जो है ना यहाँ पे, वो कोएफिशिएंट ऑफ कैरियर डिफ्यूजन या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इसको आप बोल सकते हो। ठीक, ओके, ठीक है भाई। और म्यू हम सब जानते हैं, म्यू का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे भाई, म्यू जो है वो तो मोबिलिटी है। के क्या है सर? के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, टी क्या चीज है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किस में? केल्विन में। ठीक है, और क्यू क्या है? चार्ज, कैरियर का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, यही कहलाता है आइंस्टीन्स इक्वेशन। ठीक है, इसी पूरे को हम लोग आइंस्टीन्स इक्वेशन बोलते हैं। एक दो चीज की यूनिट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चार्ज का यूनिट कूलम में होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर
पर वोल्ट सेकेंड्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन मोबिलिटी वगैरह का तो आप लोग जानते हो, सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थोड़ी ना, सॉरी मोबिलिटी का यूनिट बता रहा था ना मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। हाँ अब ठीक, अभी गड़बड़ हो जाता। एंड डी जो है इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, मेन ये सारा चीज है। तो कांस्टेंट इसकी यूनिट कहाँ से हो गई, चार्ज इन कूलम, ये इन केल्विन। ठीक है, ठीक ठीक। तो डी बाई म्यू की क्या यूनिट आएगी सर, फाइनली हमको पता चलेगा कि डी बाई म्यू का मतलब हो गया, डी का यूनिट मैंने आपको क्या बताया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा लिख लेते हैं, इनटू इसकी यूनिट मैंने आपको क्या बताया, वोल्ट सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। वोल्ट सेकेंड, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड था, तो ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये इतना कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा, वोल्ट्स। तो इसका मतलब डी बाई म्यू की यूनिट जो होती है इज इन वोल्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जस्ट वन लाइनर एक क्वेश्चन के लिए काम का है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स में होती है। ठीक है, के टी बाई क्यू क्या होता है, थर्मल वोल्टेज। इसीलिए ये भी वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इट इज द थर्मल वोल्टेज जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नियरली 26 मिलीवोल्ट्स की होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी नॉर्मली 26 मिलीवोल्ट्स की होती है। नॉर्मली बोलने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे या 300 केल्विन पे, आप चाहो तो लिख सकते हो एट 300 केल्विन। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। क्या इसका कोई डेरिवेशन करने की नीड है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इतना एक्सप्रेशन अगर आप समझ गए यहां तक काफी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी यूनिट और इतनी चीजें आपको पूछता है। ठीक है, ये बताता है कि थर्मल डिपेंडेंसी जो है वो कैसे चीजों को चेंज करती है। ये जो थर्मल डिपेंडेंसी है, अब चूंकि टी की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो टी की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन स्ट्रांग होगा और ड्रिफ्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, डन। तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये पूरा आइंस्टाइन इक्वेशन समझना होता है। तो मेन जो काम का चीज है ना, जो आपको एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये वाला एक्सप्रेशन है। इसी से डी निकालने को बोला जाता है। सर इसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, ये तो डायरेक्टली आप खाली यही बता देते तो भी चल जाता। इसके पीछे ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन का कंसेप्ट समझना जरूरी था। एक्चुअल में ये दोनों भी एक अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, बट उसको हम लोग सेपरेटली नहीं पढ़े थे, तो इसलिए इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले थे, इस वजह से इसको बचा के रखा था मैंने, उसको साथ में पढ़ लिए, पहला चीज। दूसरा, रियल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए क्या होता है ना, नॉर्मली कभी भी किसी सेमीकंडक्टर के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में म्यू निकालना इज सिंपल, म्यू निकल के आ जाता है, म्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, और म्यू को मेजर करना इजी है, लेकिन जब हमको डी फाइंड करना होता है तो ये प्रैक्टिकल केस में इसको फाइंड आउट कर पाना मुश्किल है। ये कोफिशिएंट जो होता है इसको फाइंड आउट कर पाना या इसको मेजर कर पाना टफ होता है। लेकिन अगर हमारे पास यही एक्सप्रेशन है, डी इज इक्वल टू म्यू के टी अपॉन क्यू, ऐसा लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू म्यू इनटू के टी अपॉन क्यू, तो इसमें के राइट हैंड साइड के सारे एक्सप्रेशन इजीली अवेलेबल होते हैं और इसको निकालना टफ होता है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से। तो उस पार्ट को आइंस्टीन इक्वेशन इजी बना देता है खास तौर पे। और इसकी जरूरत ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं, इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। आपको पीएन जंक्शन डायोड में पड़ेगी, वहां पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक जब आप उसका देखोगे तो उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक का बेस इसी के बेसिस पे आएगा। डायोड इक्वेशन निकालोगे वो भी देखो आइंस्टीन इक्वेशन के हिसाब से ही बनेगा पूरा का पूरा। मॉसफेट के बारे में आप पढ़ोगे वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो बहुत सारे जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, खास तौर पे जब एनालिसिस करते हैं ना हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, एनालिसिस पार्ट में आइंस्टीन इक्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या लिखवा दूं आपको, चलो एप्लीकेशन लिख लेते हैं। एप्लीकेशन में लिखेंगे नंबर 1 एनालिसिस ऑफ डायोड इक्वेशन। ठीक है, और ease of finding
द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, कोफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाता है हमारे लिए। बाकी डायोड इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल आईवी लॉ, ये सब का यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मॉसफेट वगैरह में सब में इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, बीजेटी, सोलर सेल, सब। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है यहां से हॉल इफेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर। ये क्यों पढ़ रहे हैं सर हम लोग? देखिए, हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर भी काम की चीज है। इससे भी हम लोग 5 से 6 अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के बारे में। हॉल इफेक्ट की थ्योरी अगर बेसिक हमको पता है तो उसके फॉर्मूले कुछ बेसिक होंगे, वो अगर हमको आइडेंटिफाइड है तो बहुत इजी वे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर होने वाली कुछ एक्टिविटीज को, जैसे कि कंडक्टिविटी, जैसे कि उसके अंदर की रेजिस्टिविटी, उसका सपोज कर लीजिए जे की वैल्यू, करंट डेंसिटी कैसी है, मोबिलिटी कैलकुलेशन में बड़ा काम आता है ये हॉल इफेक्ट का जो कंडीशन है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, इवन ये भी पता लगाने के लिए कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है कि पी टाइप है, उसमें भी हॉल इफेक्ट का जो कोफिशिएंट होता है RH बहुत यूजफुल होता है, बहुत यूजफुल। तो फटाफट से देखते हैं फॉर्मूले के बेस पर क्या होता है और कैसे इससे क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। तो लिखेंगे इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ, इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वोल्टेज, जिसको कि हम लोग हॉल वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अक्रॉस अ करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर, across a current carrying semiconductor when placed in a perpendicular magnetic field, in a perpendicular magnetic field of B टेस्ला। B टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड, अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर के ऊपर में ट्रांसवर्स फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं और वो सेमीकंडक्टर करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर था, तो इन दैट केस क्या होगा वहां पर, इसी के बारे में अभी हमको इसके अंदर बात करना है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर या कंडक्टर को मैंने प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि परपेंडिकुलर है विद द करंट फ्लोइंग एक्चुअली थ्रू द सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्यों यूजफुल है, कैरियर का टाइप, कैरियर का कंसंट्रेशन, सब कुछ बता देगा ये आपको, एक एक करके फॉर्मूले वाइज देखते चले जाएंगे, पोटेंशियल वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में अवेलेबल है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर जो है ऐसे फॉर्म में अवेलेबल था, ठीक है। इसकी कुछ विड्थ भी होगी, ठीक है, इसकी कुछ विड्थ भी रही होगी। तो ऐसा कोई रेक्टेंगुलर सेमीकंडक्टर अवेलेबल है, करंट इसमें जा रही है किसी एक एक्सिस पे, किसी एक डायरेक्शन पे करंट जो है वो जा रही है, इससे परपेंडिकुलर जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी डेंसिटी का फ्लक्स वहां पे हो रहा है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। तो करंट को हम एक्स डायरेक्शन में प्लेस कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से क्या होगा, चार्जेस जो होंगी वो ड्रिफ्ट करेंगी, किसी एक डायरेक्शन पर जाएंगे, किसी एक एज की तरफ जाएंगी और बाकी की दूसरे एज की तरफ जाएंगी, जिससे कि दोनों ही एजेस जो होंगे टुवर्ड्स बोथ द एजेस, हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस एज में और कुछ दूसरे एज की तरफ, ठीक। यहां से कुछ पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज बिल्डअप होगा दोनों ही साइड पे, इसी से ट्रांसवर्स
पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जिसको कि हम लोग VH से शो करते हैं या हॉल वोल्टेज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मान लीजिए चार्ज को, Q चार्ज को V वेलोसिटी से अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले जो लॉरेंस फोर्स इसके ऊपर लगेगा पहले उसका एक्सप्रेशन समझते हैं। ठीक है, so transferring charge Q with Vd velocity in the magnetic field, therefore expression for Lorentz force F is equals to, क्या एक्सप्रेशन बनेगा यहां पे? तो F is equals to Q into E plus V into B, ये एक्सप्रेशन होगा। हाँ सर, लॉरेंस फोर्स के केस में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहां पे बनेगा। ठीक है, अगर मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन पे देखता हूं, एट स्टेडी स्टेट लिखूं, एट स्टेडी स्टेट, इस समय क्या हो रहा होगा सर? यहां पे देखो, स्टेडी स्टेट पे अगर मैं बोलूंगा तो आई कैन राइट Q इंटू ई एच इज इक्वल टू, इस तरफ अगर हम लोग देखें तो Q इंटू वी डी इंटू फ्लक्स डेंसिटी B। ई एच क्या है? ई एच क्या चीज है? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जब चार्ज या चार्ज कैरियर्स, हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रहे होंगे टुवर्ड्स द एजेस, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ दैट इज गिवन एज ई एच। अच्छा, और Q आपको पता है VD इज फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हो आप इसको, जो हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से EH इज इक्वल टू, EH इज इक्वल टू VD इंटू B, VD इंटू B, ये लिखा जा सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विथ जो भी फील्ड मैंने प्रोवाइड किया वो। अब करंट डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है? सिंस करंट डेंसिटी, J का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बताते हैं? तो करंट डेंसिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि Q इंटू एन मल्टीप्लाइड विथ VD, है ना, Q इंटू एन मल्टीप्लाइड विथ VD, इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन बताते हैं, Q इंटू एन मल्टीप्लाइड विथ VD, ये एक्सप्रेशन है। Q इंटू एन की जगह पे आप रो भी लिख सकते हो, डेंसिटी बताना है हमको तो डेंसिटी किसी भी फॉर्म में आप बता सकते हो। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं, सिंस Q इंटू एन इज नथिंग बट रो। रो क्या होता है सर? रेजिस्टिविटी। नहीं, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट अभी साइड करिए माइंड से, ये रेजिस्टिविटी नहीं, ये कैरियर डेंसिटी बता रहा है। ये कैरियर डेंसिटी बता रहा है, तो मैं उसी की जगह पे Q इंटू एन लिखा है यहाँ पे इंटू VD। ठीक है, J लिखते हैं बताने के लिए। तो क्या इससे VD का एक्सप्रेशन नहीं मिल जाएगा क्या? सो वी कैन से VD इज इक्वल टू करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय Q इंटू एन। अब मैं इस एक्सप्रेशन को VD की जगह पे यूज कर लूं, सो देयरफॉर आई कैन गेट E ऑफ H इज इक्वल टू JB डिवाइडेड बाय Q इंटू एन। एक और एक्सप्रेशन आया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉल इफेक्ट। ठीक है, हॉल इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये भी आ गया। अच्छा, हॉल वोल्टेज अगर मुझको जानना है किसके अक्रॉस, अब देखिए यहाँ पे ना सेमीकंडक्टर की विड्थ बड़ा मायने रखती है, कितनी विड्थ है, विड्थ ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से भी वोल्टेज पे असर पड़ता है। ठीक, तो मैं स्पेसिफिक विड्थ के लिए बात करता हूं, फॉर अ सेमीकंडक्टर having width W, width अगर W है तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर EH का एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे JB अपॉन Q इंटू एन। ये देखो, ये एक्सप्रेशन तो था ही ना यहाँ पे, JB अपॉन Q इंटू एन मल्टीप्लाइड विथ W, मल्टीप्लाइड इट विथ W, ये एक्सप्रेशन बनेगा।
ठीक है, और हॉल वोल्टेज यहां से हमको मिल जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर VH। सो देयरफॉर वी कैन से कि हमको VH का एक्सप्रेशन जो है वो क्या मिला यहां से, VH इज इक्वल्स टू J इंटू बी इंटू डब्ल्यू अपॉन Q इंटू एन। Q इंटू एन की जगह पे आप रो भी लिख सकते हो, तो ये ऐसा भी दिख सकता है कि J इंटू बी इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई रो। ठीक है, बस रो मतलब रेजिस्टिविटी नहीं, डिपेंड करेगा कि डेटा क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से W के रिस्पेक्ट में ना लिख के अगर हमको कैरियर, अगर सपोज कर लो सेमीकंडक्टर का थिकनेस दे दिया वहां पे, तो थिकनेस के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? चलो देखो, J क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, नीचे में यहाँ पर किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई, मुझे ना स्क्वायर के फॉर्म में डेटा चाहिए। अच्छा, तो मैं इसको अगर करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आई कैन ऑल्सो से VH इज इक्वल्स टू J को हटा के करंट पर यूनिट एरिया है ना डिवाइडेड बाय रो, D रहेगा अपनी जगह पे, विड्थ की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं इसको मान लो थिकनेस के फॉर्म में यूज करता हूं, थिकनेस के फॉर्म में शो करता हूं, तो रो को हटा के QN मल्टीप्लाइड विथ T करूंगा, बस यहाँ पे विड्थ को रिप्लेस कर दिया मैंने बाय T या 1/T। ठीक, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, और ये सब VH के एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। हॉल इफेक्ट वोल्टेज अगर पूछेगा तो ये सब एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल देता है तो क्वेश्चन में वो जो डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मूला पुट करिएगा, एकदम सही बन के निकलेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, डन। तो I इंटू बी अपॉन QN इंटू T। ठीक है, यहीं से हॉल कोफिशिएंट के बारे में भी जानते हैं, लास्ट में फिर समराइज करेंगे एक साथ। नाउ हॉल कोएफिशिएंट, डायरेक्ट एक्सप्रेशन इसका लिखिएगा, हॉल कोएफिशिएंट जिसको कि R ऑफ H से डिनोट किया जाता है, हॉल कोएफिशिएंट R ऑफ H। ठीक, क्या एक्सप्रेशन बनता है इसका, देखो R ऑफ H जो है इसको 1/QN के फॉर्म में हम लोग शो करते हैं, तो वी शो दैट R ऑफ H इज इक्वल्स टू E इंटू B, EH इंटू JB। डायरेक्टली इस फॉर्म में, क्यों सर? देखो EH का एक्सप्रेशन था ना ये पूरा, ये देखो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, EH क्या था, VD इंटू बी था, EH इज इक्वल टू JB अपॉन Q इंटू N आया था हमारे पास एक्सप्रेशन, तो 1/Q इंटू N के फॉर्म में ही तो मैं किसको शो कर रहा हूं, मैं हॉल कोफिशिएंट RH को शो कर रहा हूं। अच्छा, इसीलिए एक्सप्रेशन ऐसा आया। सो देयरफॉर आई कैन से, वी कैन से दैट R ऑफ H यानी हॉल कोफिशिएंट इज नथिंग बट 1/Q इंटू N और 1/रो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में अगर डेंसिटी आपको ये गिवन होगा तो आप डायरेक्टली उससे हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 1/रो, रो का मतलब चार्ज कैरियर डेंसिटी हो गया। चार्ज कैरियर डेंसिटी। अच्छा, तो सर इसका यूज क्या है, मान लो 1/QN की वैल्यू नेगेटिव आती है, या सपोज कर लो RH की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो क्या शो करेगा, ये शो करेगा N टाइप सेमीकंडक्टर है वहां पे आपके पास। ठीक है, तो N टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे कैरियर कौन है, मेजॉरिटी कैरियर तो इलेक्ट्रॉन है। सो फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर RH will be negative as 1/QN will be negative। इस वजह से RH भी हमारा पूरा का पूरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, चलो भाई, क्योंकि Q नेगेटिव आ रहा है ना, Q हमारा नेगेटिव होगा इस वजह से। अच्छा, P टाइप के लिए, और P टाइप सेमीकंडक्टर, यहां मेजॉरिटी क्या है, होल्स, शॉर्ट में लिख दीजिएगा बस इसको, मेजॉरिटी में है होल्स मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए हमको दिखेगा Q पॉजिटिव मिलेगा, एंड देयरफॉर वी विल गेट RH आल्सो पॉजिटिव। तो अगर RH की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है तो उसको देख के ही मैं बता दूंगा कि P टाइप सेमीकंडक्टर है।
इसी की मैं बात कर रहा था कि ये हॉल कोफिशिएंट इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, डन। चलो, तो ये तो हो गया। तो मतलब RH का साइन देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि मटेरियल P टाइप है कि N टाइप है। हाँ जी, बिल्कुल पता लगा सकते हैं चीज। अच्छा, आप सर बोल रहे थे मोबिलिटी भी फाइंड करते हैं इससे। हाँ, बिल्कुल फाइंड करते हैं। और मोबिलिटी डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिएगा इन सब चीजों का। अच्छा, मोबिलिटी मतलब म्यू के एस्पेक्ट से हमको बताना है। तो म्यू का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? म्यू का एक्सप्रेशन अगर सपोज कर लो आपको कोफिशिएंट, हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट पता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा, मल्टीप्लाइड विथ कंडक्टिविटी। यस, इस फॉर्म में आप बता सकते हैं इस चीज को। सिग्मा क्या है? सिग्मा के बारे में आप सब जानते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा कंडक्टिविटी। इसका एक्सप्रेशन मैंने शायद आप लोग को लिखाया हुआ है, जिसका एक्सप्रेशन होता है Q इंटू एन इंटू म्यू, है ना। इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव भी किए थे पूरा, अभी भी हम लोग देखे हुए थे इस फॉर्म में। तो हॉल इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग मोबिलिटी जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहीं से कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हो आप। ऑल्सो यू कैन से कि सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन RH का मैग्नीट्यूड। कंडक्टिविटी भी निकल के आ गया। ये सभी चीजें फाइंड आउट हो सकती हैं एक ही गिवन डेटा से, मतलब कुछ फिक्स डेटा से ये सब कुछ फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, सो मोबिलिटी भी हम लोग फाइंड कर लिए, कंडक्टिविटी भी फाइंड कर लिए। मतलब मोबिलिटी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ फिक्स डेटा। अब जैसे कोफिशिएंट है, इसका डेटा फिक्स मिलेगा आपको, कंडक्टिविटी का डेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मोबिलिटी निकल जाएगा। ये नहीं गिवन रहेगा तो मोबिलिटी दिया होगा क्वेश्चन में, इन दोनों की हेल्प से आप कंडक्टिविटी बता सकते हो। मतलब जो जैसी चीजें पूछी जाएंगी ना, वो बताया जा सकता है यहाँ से, डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉर्मूला। तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूला आपको बताए, इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब बहुत यूजफुल है। अगर इस पॉइंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसी के अंदर से, जितना यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसी के अंदर के फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो फुल कोर्स है। सो चलिए इसका एप्लीकेशन आपको बता दूं, फिर ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोबिलिटी, अच्छा, कैरियर कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीजें पता करने के लिए यूजफुल है। और क्या पता करते हैं सर इससे? चार्ज डेंसिटी, और क्या पता करते हैं सर? और इससे हम लोग पता करते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, ये सब किसके रिस्पेक्ट में? कंडक्टिविटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ऐसे पूरा लिखिएगा, कंडक्टिविटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, और क्या पता कर सकते हैं इससे? तो क्या क्या लिखवा दिया मैंने? मोबिलिटी लिखवा दिया, चार्ज कंसंट्रेशन लिखवा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या पता कर सकते हैं? एन टाइप है कि पी टाइप है? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा है, एन या पी टाइप? और क्या पता कर सकते हैं सर? और इससे हम लोग फ्लक्स डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और है, जैसे कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, वो भी पता लगाया जा सकता है इससे। तो बहुत सारी चीजें इसी हॉल इफेक्ट के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पे यूज होता है ये? मल्टीप्लायर में यूज होता है, पोजीशन या स्पीड एक्चुएटर्स जो है उसके अंदर यूज होता है। और किस किस जगह पे यूज होता है? हॉल सेंसर्स तो आप लोग जानते ही हो, मैग्नेटिक या फील्ड सेंसर के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फील्ड डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज ऑल अबाउट हॉल एंड आइंस्टीन्स इक्वेशन। छोटा ही टॉपिक था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है इसलिए छोड़ तो सकते नहीं थे, पढ़ना ही है। अगर एक क्वेश्चन भी इससे आ गया तो इतनी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर अब होता है कंप्लीट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेकंड चैप्टर जो है अगली क्लास से शुरू होगा। वी विल स्टार्ट विथ पीएन जंक्शन डायोड। सेकंड चैप्टर हमारा पीएन जंक्शन डायोड्स का है, थर्ड जो है फिर बीजेटी का है, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मॉसफेट वगैरह से होते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मस्त तरीके से एंजॉय करते रहिए इन सीरीज को। और ये पूरी क्लास का नोट जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उसको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।